एक स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। डिनर पर जेनिफर निहायत खूबसूरत लिबास में नजर आई। मैं उसे नजरअंदाज किए सरदार से महवे गुफ्तगू रहा, मगर जब हम वापस आ रहे थे तो उसने सरदार खान को इशारे से अपने पास बुलाकर जाने क्या कहा। जवाबन सरदार खान ने इस बात में सर हिलाकर मेरे पास वापस आया और कहने लगा, ज़ीशान भाई तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा, खैरियत तो है ना, मुझे बताओ क्या बात है। वो बोला, आकर बताता हूँ। सरदार खान का अंदाज जान छुड़वाने वाला था। मैं कंधे उचकाते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। खामखा का इसरार मुझे मुनासिब नहीं लगा। कमरे में आए मुझे चंद मिनट ही हुए थे कि दरवाजा खटखटा कर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। एकदम मेरे जहन में सारी कहानी आ गई। यकीनन जेनिफर ने सरदार को यहाँ आने से मना किया था और उसमें कोई शुबा भी नहीं था कि उसने सरदार को लीजोना के पास भेजा होगा। हेलो जी, वो बेतकल्लुफी से मेरे बेड पर आकर टिक गई थी। मैंने संजीदा होकर पूछा, मुझसे क्या चाहती हो मिस जेनिफर? बोली, कुछ भी नहीं, बस तुम मुझे अच्छे लगते हो और मेरे ख्याल में ये वजह काफी है। मैंने कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं शादीशुदा हूँ। उसके नकरई कहकहे से कमरे की फजा गूंज उठी। तो मैंने कब कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? मोहब्बत के बाद शादी करना मशरिकी रिवायात का खासा होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने पूछा, तो तुम्हारे यहाँ क्या होता है? बोली, हमारे यहाँ तो मोहब्बत होने के बाद बस मोहब्बत की जाती है। मानी खेज अंदाज में कहते हुए वो मेरे करीब हो गई। मैं जल्दी से बेड से उतरा और बोला, प्लीज कैप्टन। मेरे दूर हटने पर वो दिल गिरफ्ता सी हो गई थी। जी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं साफ गोई से बोला, इसलिए तो दूर भागा हूँ कि बहुत खूबसूरत हो। सच? वो खुश हो गई थी। अगर ऐसा है तो यूं दूर हटने का मतलब मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा, मैं समझा भी नहीं सकता। जी। वो बेड से उठकर मेरी जाने बढ़ी। मैंने कहा, प्लीज जेनी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो लेकिन मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैंने फिलफौर सारे झगड़े मिटा दिए थे कि वो मुझे राजी करने के लिए कुछ भी करने पर कमरबस्ता नजर आ रही थी। चलो, तुमने मुझे जेनी तो कह दिया ना। वो दोबारा बेड पर बैठ गई और वादा करो कि कल मेरे साथ डिनर पर बाहर चलोगे। मैंने सरदार के बिस्तर पर जगह संभालते हुए नफी में सर हिलाया। मुश्किल है। बोली, आखिर क्यों? मैंने कहा, जेनी तुम जानती हो मेरा ताल्लुक बहुत गरीब से मुल्क से है, जहाँ मेरी आमद का मकसद बस लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट के बारे में सीखना और स्नाइपर कोर्स करना है। मैं इन अय्याशियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो अपनी जगह से उठकर दोबारा मेरे करीब आकर बैठ गई और मेरा हाथ थामते हुए बोली, तुमसे अच्छा निशानेबाज भला कौन हो सकता है? आज भी तुमने 9 बोनस पॉइंट लिए हैं और डिनर पर जाने से तुम्हारे कोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? मैंने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाना चाहा। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। वो निहायत हसीन लड़की थी और उसकी कुर्बत किसी को भी फिसल जाने पर मजबूर कर सकती थी। बोली, अब क्या हाथ पकड़ने पर भी तुम्हें एतराज है? गुस्से से कहते हुए उसने मेरे हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। मैंने कहा, जेनी प्लीज। मैं जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर अपने बिस्तर पर जा बैठा। अगर यूं ही जिद करोगी तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। गैर मुतवक्के तौर पर वो मान गई थी। उसी वक्त सरदार कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नजर आने वाले तासुरात ने मुझे चौंका दिया था। हेलो कैप्टन कहकर वो मेरे साथ आकर बैठ गया। हाय सरदार कहकर वो खड़ी हो गई और मुझे मुखातिब करके बोली, ठीक है जी, मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। और मैं मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहने के लिए खड़ा हो गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एकदम मुड़ी और मुझसे लिपट कर मेरे गाल पर बोसा देते हुए बोली, सॉरी जी, ये हमारी सकाफत है। मैं सिवाय खिफत से सर झुकाने के और कुछ न कह सका। दरवाजा बंद करके मैं सरदार का हाल पूछने लगा। क्या हुआ खान साहब, तुम्हारी सूरत पर क्यों 12 बज रहे हैं? बोला, कुछ नहीं यार, बस घर याद आ रहा है। मैंने कहा, घर तो खैर मुझे भी याद आ रहा है। उसने मशवरा दिया, कुछ देर खुली फजा में न फिर लें। मैंने कहा, मेरा तो ख्याल है सोना चाहिए। वो मुसिर हुआ, बस जॉगिंग ट्रैक का एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। उसका इसरार देखकर मैं भी उसके साथ हो लिया। अच्छा चलो। ट्रैक के करीब पहुंचते हुए वो पुरस्रार लहजे में कहने लगा, मैं तुम्हें एक खास बात बताने के लिए कमरे से बाहर लाया हूँ। खास बात? बोला, हाँ, लीजुना कह रही थी कि तुम्हें बता दूं कि जेनिफर से थोड़ा दूर रहे। मैंने मुंह बनाया तो ये कमरे में भी कहा जा सकता था। उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, वो कह रही थी कि ये बात तुम्हें कमरे से बाहर ले जाकर बताऊं, और वो खुद भी मुझे ये बताने के लिए ताज़ा हवा में टहलने के बहाने कमरे से बाहर ले गई थी। मैंने कहा, जेनिफर से मोहतात रहने का भला क्या मकसद हुआ? उसने कहा, बस उसने आसान लफ्जों में यही बताया था और मजीद ये कहा कि मौका मिलने पर वो तुम्हें सारी बात समझा देगी। मैंने मज़ाहिया लहजे में पूछा, लीजोना जासूस तो नहीं है? सरदार ने दाद देने वाले अंदाज में कहा, सही पहचाना, उसका ताल्लुक जापान इंटेलिजेंस से है। मैंने कहा, वैसे मुझे खुद जेनिफर के रवैये पर हैरानी थी। मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो यूं मुझ पर फरीफ्ता हो जाती। बोला, शायद तुम्हारी किसी सलाहियत की वजह से वो तुम्हारी जानिब माइल हुई है।
मैंने कहा नहीं, उसकी दिलचस्पी मुझे पहले रोज दिखाई दी गई थी। गो यूरोपियन ममालिक में ये एक आम सी बात है, मगर काफी पुरकशिश और खूबसूरत कद-काठ के जवानों को छोड़कर उसे मेरी जात से जो इश्क हो गया था वो जरूर अचंभे में डालने वाला था। और अब लीजोना की बात ने मेरे शुबे की तायद कर दी है कि जेनिफर मुझसे कोई मकसद हासिल करना चाहती है। सरदार ने कहा अच्छा चलो वापस चलते हैं, बाद में लीजोना से मिलकर मजीद तफसील पूछ लेना। मैं उससे मुत्तफिक होता हुआ बोला चलो, और हम अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अगले दिन सरे शाम ही जेनिफर एक खूबसूरत लिबास पहने मेरे पास पहुंच गई। मैंने सरदार और लीजोना को साथ ले जाने पर इसरार किया, मगर वो फकत मुझे ले जाने पर बजिद हुई। मजबूरन मुझे खामोश होना पड़ा। उसके पास अपनी कार मौजूद थी। ट्रेनिंग कैंप से निकलकर बजाय शहर की तरफ जाने के वो बाहर की जानिब मुड़ गई। मैंने हैरानी से पूछा कहाँ जा रही हो? उसने इत्मीनान से जवाब दिया पहले लॉन्ग ड्राइव, उसके बाद डिनर करेंगे। मैंने फिक्र जाहिर की देर हो जाएगी। बोली कोई देर नहीं होती। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए उसने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने बहस करना मुनासिब न समझा। उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो मेरा हाथ छोड़कर कॉल रिसीव करने लगी। जी, मैं मेहमान के साथ डिनर पर जा रही हूँ। मुख्तसर जवाब देकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान में भी मोबाइल फोन खवास के हाथों से निकलकर अवाम के हाथों में नजर आने लगे थे। गो मैं खुद इस नेमत से महरूम था, मगर मोबाइल मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। करीबन 10 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसने एक ज़ेली सड़क पर कार मोड़ दी। कार के थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मेरी नजर छोटी दीवार वाली फार्म नुमा इमारत पर पड़ी। गोया वो ज़ेली इमारत की बजाय उस इमारत का पहुंचने का रास्ता था। मैंने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा ये हम कहाँ जा रहे हैं? उसने एक भरपूर कहकहा लगाया, इसे कहते हैं सरप्राइज। ये फार्म हाउस मेरे अब्बू के दोस्त का है। आज हम यहीं डिनर करेंगे। और फिक्र न करो, मैंने उसे बता दिया था कि मेरा मेहमान एक मुस्लिम है। उसने गोश्त वगैरह किसी मुस्लिम से ही लाया होगा। मैंने नाराजगी से पूछा मगर हम तो किसी होटल में जाने वाले थे ना? वो बोली नहीं, और फार्म हाउस के दाखिली दरवाजे पर कार रोककर हेडलाइट बुझाई। उसी लम्हे खुद कार का दरवाजा खुल गया। कार आगे बढ़ाते हुए वो तसल्ली बख्श अंदाज में बोली मैंने फकत बाहर जाने की बात की थी। अगर तुमने खुद से होटल समझ लिया तो मेरा क्या कसूर? ये कहते हुए उसने खुले सहन में कार रोक दी। और अभी आते वक्त भी कुछ ऐसा कहा था कि लॉन्ग ड्राइव के बाद डिनर करेंगे। वो हंसी तो क्या ये गलत है? ये कहते हुए वो नीचे उतर गई। मैं भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसी वक्त अंदरूनी इमारत से उधेड़ उम्र का एक मर्द और एक औरत बरामद हुए। इमारत में हर तरफ लगे बड़े बड़े एनर्जी सेवर की वजह से दिन का सा समा था। उन्होंने करीब आते ही जेनिफर को गले से लगाकर प्यार किया और मुझसे पुरतपाक मुसाफा किया। जेनिफर ने तारुफ का फरीजा सर अंजाम देते हुए मर्द की तरफ इशारा करते हुए कहा ये हैं जनाब अंकल एंथनी ग्रांट, और ये हैं आंटी पेट्रिशिया। और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली और ये हैं मिस्टर जीशान, जिसे मैं जी कहकर मुखातिब करती हूँ। एंथनी ने रस्मी अंदाज में कहा तुमसे मिलकर खुशी हुई। पेट्रिशिया ने मशवरा दिया अंदर चलते हैं, बकिया गुफ्तगू वहाँ करेंगे। इमारत अंदर से बहुत सजी हुई और खूबसूरत थी। ड्राइंग रूम के अंदर बिछे हुए कीमती सोफों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो कोई फार्म हाउस वगैरह नहीं था। हमारे नशिस्त संभालते ही एक बावर्ती मुलाजिम ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्रॉली दर्जन भर ग्लास मुख्तलिफ किस्म के रंग के मशरूब से भरे हुए रखे थे। लड़के घबराना नहीं, ये मुख्तलिफ किस्म के जूस हैं। एंथनी ने मुस्कुराते हुए मुझे तसल्ली दी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए एक गिलास उठा लिया। पेट्रिशिया मुस्तफसिर हुई रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जेनिफर ने जवाब दिया हम कौन सा पैदल आए हैं आंटी। एंथनी मुझे मुखातिब हुआ था तो कैसी जा रही है ट्रेनिंग? मैंने मुख्तसरन कहा बहुत अच्छी। पेट्रिशिया ने पूछा इससे पहले कभी अमेरिका आना हुआ? मैंने कहा नहीं, ये पहला मौका है। बोली तो फिर पसंद आया हमारा मुल्क? उसके लहजे में दुनिया की ताकतवर मुमलिकत क्या शहरी होने का गुरूर कूट कूट कर भरा हुआ था। मैंने हकीकत बयान करते हुए कहा क्या तबसरा करूं, आज पहली बार ट्रेनिंग कैंप से निकला हूं और वो भी रात के वक्त। एंथनी ने कहा इतवार को तो छुट्टी होती है, घूम फिर लिया करो। काफी देर से खामोश बैठी जेनी ने शोख लहजे में कहा इसे ट्रेनिंग में पहली पोजीशन के हुसूल का बुखार चढ़ा है, छुट्टी के दिन भी ट्रेनिंग में जुटा रहता है। एंथनी ने अफसोस भरे अंदाज में कहा वैसे ये तो ज्यादती है कि अमेरिका में आकर इस तरह ट्रेनिंग कैंप में महदूद होकर बैठा रहा जाए। जेनिफर ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा मेरा ख्याल है पहले डिनर करते हैं, बाकी गप्पे बाद में हाँकेंगे। पेट्रिशिया और एंथनी मुस्कुराकर खड़े हो गए। मैंने भी उनका साथ दिया। वसी डाइनिंग टेबल मुख्तलिफ लवाजमात से भरी हुई थी। लड़के चिकन और बीफ एक मुस्लिम की दुकान से खरीदा है, बल्कि ये सारी डिशें पकाने वाला भी एक इंडियन मुसलमान है। मैंने जेनी की हिदायत पर पूरा अमल किया है, तुम बेफिक्र रहो, हर डिश पर हाथ साफ कर सकते हो। शुक्रिया अंकल। जेनी ने एंथनी का शुक्रिया अदा करने में देर नहीं लगाई थी। खाना खाने के बाद हम दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए थे। एंथनी और पेट्रिशिया मुझसे पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगे। तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद दहशतगर्दी की उठने वाली लहर ज्यादातर उनके सवालात का मौजू रही। अच्छा तुम लोगों के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक कर दिया था, हम आराम करने जा रहे हैं, तुम भी एंजॉय करो। एंथनी पेट्रिशिया को साथ लिए खड़ा हो गया। मैंने घबरा कर कहा नहीं नहीं हम वापस जाएंगे। एंथनी ने बेपरवाही से कहा ठीक है वापस चले जाना,
और वो दोनों ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। मैंने जेनिफर से पूछा, चलें? वो बोली, 2 घड़ी 2 बातें भी कर लो, हम खाली डिनर करने तो आए नहीं थे। मैंने कहा, बातें वहां जाकर भी हो सकती हैं। वो बोली, कुछ बातों के लिए खलवत की जरूरत पड़ती है। मानी खेज लहजे में कहती हुई वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। इतना तो मैं भी जानता था कि वो मुझे वहां बगैर किसी मकसद के तो लेकर नहीं आई थी। और फिर इतनी खूबसूरत और दिलकश लड़की जब किसी को गुनाह पर मायल करना चाहे तो बचने के लिए जुनैद बगदादी का ज़ुहद और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तकवा चाहिए होता है। मैं यकीनन उसके हुस्न की लपेट में आ जाता और फख्र करने के लिए मेरे पास कुछ न बचता। मगर लीजोना की छोटी सी नसीहत मुझे चीख चीख कर किसी खतरे से रोशनास करवा रही थी। अगर गुज़श्ता रात सरदार मुझ तक लीजोना की बात न पहुंचाता तो मैं यकीनन बहक गया होता। मगर अब मेरे जज्बात पर अक्ल गालिब थी। और ये तो उसूल दुनिया है कि जब इंसान खुद को किसी अनदेखे खतरे में घिरा पाए तो उसके जज्बात की आग अक्ल पर गालिब नहीं आ सकती। मुझे उस वक्त वाज़े तौर पर लग रहा था कि कोई नादीदा आंख हमारी निगरानी कर रही है। मैं खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, मेरा ख्याल है इस बारे में मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। वो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जी, लड़की मैं हूँ और घबरा तुम रहे हो। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मेरा मजहब, मेरी तहजीब, मेरा माशरा और पाक आर्मी का कानून मुझे इस काम की इजाजत नहीं देता। वो हंसते हुए खड़ी हुई और बेबाकी से मुझसे लिपट गई। ये लतीफे किसी और दिन के लिए संभाल रखो। जेनिफर, मेरा ख्याल है तुम्हें गाड़ी के बगैर मुझे कैंप तक पहुंचने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। ये कहते हुए मैंने बड़ी सख्ती से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाया था, क्योंकि अगर वो मजीद कुछ देर मुझसे लिपटी रहती तो शायद मेरी मुदाफियत दम तोड़ देती। जेनिफर के चेहरे पर खजालत और गुस्से के आसार देखकर मैं बगैर माजरत के बाहर की जानिब चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं दाखिली दरवाजे तक पहुंचता, मेरी समातों से एंथनी की आवाज टकराई, मिस्टर जीशान, 1 मिनट। मैंने हैरत से मुड़कर देखा। पेट्रिशिया और वो दोनों इकट्ठे खड़े थे। एंथनी ने कहा, हमारी बात सुनकर चले जाना। उसके अंदाज को देखते हुए मैं खामोशी से पलटकर उनके सामने पहुंच गया। जी फरमाइए। उसने मुझे नशिस्त संभालने का इशारा किया, बैठकर बात करते हैं। उसने हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। मेरे सामने बैठते हुए उसने जब वो ब्रीफकेस टेबल पर रखा तभी मेरी नजर उस बैग पर पड़ी। बैठ जाओ कैप्टन। इस मर्तबा एंथनी के लहजे में पहले वाली शफकत और प्यार मोहब्बत की जगह हुक्म का असर वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता था। जेनिफर भी सर झुकाए बैठ गई। एंथनी ने ब्रीफकेस खोलकर मेरी तरफ घुमाया। $100 के नए कड़कड़ाते नोटों की गड्डियां देखकर मैं शिश्त रह गया। ये $50,000 हैं। तुम्हारे मुल्क की करेंसी में ये कितने होंगे, ये हिसाब खुद कर लेना। एंथनी ने इत्मीनान से वो ब्रीफकेस मेरी जानिब खिसका दिया। ब्रीफकेस को हाथ लगाए बगैर मैं मुस्तफसिर हुआ। किस खुशी में? बोला, एक छोटे से काम का ये पेशगी मुआवजा है, बकिया का आधा मुआवजा काम होने के बाद। मैंने कहा, यकीनन मुझे किसी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी नहीं होगी। वो बोला, कानून कौन बनाता है? हुकूमत। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैंने इस बात में सर हिला दिया। हाँ। बोला, तुम्हारी तसल्ली के लिए अर्ज है कि ये अमरीकी हुकूमत का ही काम है और मेरा ताल्लुक अमेरिकन CIA से है। तसल्ली के लिए मेरा कार्ड देख सकते हो। उसने जेब से अपना सर्विस कार्ड निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैंने कार्ड को हाथ लगाए बगैर उसके मुंदरजात पर निगाह दौड़ाई। कर्नल स्कॉट डेविड लिखा हुआ था। मेरा असल नाम स्कॉट डेविड है और ये कर्नल जूली रूजवेल्ट हैं। मैंने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, मगर मैं पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे कमान हूँ। इस रकम की बजाय मुझे मेरे सीनियर्स से हुक्म दिलवा दें, इतनी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोला, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें खुफिया रखने की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा, छुपा कर करने वाला काम गलत ही होता है सर। मैंने हद्दुल वसा कोशिश की कि मेरे लहजे से तलखी या तंज न झलके। वो हंसा। गलत फहमी है तुम्हारी मिस्टर जीशान। मियाँ बीवी का जिस्मानी ताल्लुक रखना किसी कौम और मजहब के नजदीक गलत या नाजायज नहीं है, लेकिन हम ये काम छुप कर सर अंजाम देते हैं। क़ज़ाए हाजत के लिए भी हम लोगों की नजरों से छुप कर जगह ढूंढते हैं। बच्चों को दूध पिलाते हुए माँ बच्चे और अपने जिस्म को चादर से ढांप लेती है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर किसी गैर मुताल्लिक शख्स को ऑपरेशन की कार्रवाई देखने की इजाजत नहीं देते। मैं इस मौजू पर और भी दर्जनों मिसालें पेश कर सकता हूँ कि हर छुपा कर किया जाने वाला काम जुर्म नहीं होता। मैंने कहा, सर, ये तमाम काम छुप कर सर अंजाम देने के बावजूद सबकी नजरों के सामने होते हैं। क्या लोग नहीं जानते कि मियाँ बीवी बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, या माँ के बच्चे को चादर से ढांपने का मतलब क्या है? यकीनन सब इन कामों की हकीकत से वाकिफ होते हैं। मैं तुम्हारी मिसाल से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। वो बोला, जीशान, हर हुकूमत की तरजीहात में राजदारी पहले नंबर पर आती है। वो बोला, तो ठीक है, इसके लिए हुकूमत को ऐसा आदमी भी ढूंढना चाहिए जो राजदारी बरत सके। काफी देर से खामोश बैठी जूली रूजवेल्ट ने जबान खोली। अच्छा, तुम काम के मुतालिक तो सुन लो, करने न करने का फैसला बाद में करना। मैंने कहा, मैडम, अगर कोई ऐसा खुफिया काम है जिसके बारे में जान लेने के बाद वो काम न करने के फैसले पर मुझे जानी नुकसान पहुंच सकता हो तो बराह मेहरबानी मुझे न बताएं। यूं भी इत्मीनान रखें कि मैं ये काम करने वाला नहीं। कर्नल स्कॉट ने तीखे लहजे में पूछा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने कहा, जी सर, मैं अपनी हुकूमत की मर्जी जाने बगैर कोई काम नहीं कर सकता। कर्नल स्कॉट ने बैठे बैठे मेरी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। ओके,
तुम्हारी साफ गोई पसंद आई। उससे हाथ मिलाकर मैं खड़ा हो गया। कर्नल जूली रूजवेल्ट खामोश बैठी मुझे कड़े तेवरों से घूरती रही। मैंने भी उसकी जानिब हाथ बढ़ाने की कोशिश न की थी। कर्नल स्कॉट खामोश बैठी जेनिफर से मुखातिब हुआ, कैप्टन तुम लोग जा सकते हो। और वो यस सर कहकर खड़ी हो गई। हम दोनों आगे पीछे चलते वहां से बाहर निकलकर कार में बैठ गए। जेनिफर ने खामोशी से कार मोड़ दी। खुद कार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। मेन रोड पर चढ़ते ही वो नॉर्मल रफ्तार से ड्राइविंग करने लगी। मुझे खामोश पाकर उसने गुफ्तगू की इब्तिदा की। खफा हो? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। क्या नहीं होना चाहिए? वो बोली हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा तो ये क्या था? इतनी रकम की ऑफर किसी खतरनाक काम के लिए ही की जाती है। वो बोली मुझे हुक्म मिला था। उसने सफाई पेश करने की कोशिश की। मैंने कहा धोखा देने के लिए मोहब्बत और दोस्ती का सहारा न लिया होता। ये बात मैं बमुश्किल पूरी कर पाया था कि जेनिफर ने एकदम ब्रेक लगाकर मेरी जानिब मुड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है जी। उसने मेरे दोनों हाथ थाम कर वारफ्तगी से कहा, तुम्हें पहली बार क्लासरूम में देखा था और तुम मुझे अच्छे लगे थे। याद है मैं पहले दिन ही तुम्हारी जानिब मुतवज्जे हो गई थी। गो इसके बाद हम एक दूसरे से थोड़े खफा रहे। इस दौरान मैंने जो उल्टी सीधी हरकतें की सारी की सारी तुम्हारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने के लिए की थी। और जहाँ तक इस काम का ताल्लुक है जो तुमसे कर्नल स्कॉट लेना चाह रहे हैं, तो यकीन मानो इस बारे में मुझे परसों हुक्म मिला है। मैंने कहा मुझे अब इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी, यूं भी काफी देर हो गई है, अब चलना चाहिए। वो बोली तुम मुझसे खफा नहीं हो सकते। उसकी आंखों में मुझे हल्की सी नमी की झलक नजर आई। अगर ये अदाकारी थी तो कमाल की अदाकारी थी। खामखा बात बढ़ाना मुझे मुनासिब न लगा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ जैनी, अब आगे बढ़ो। उसने खुशी से भरपूर लहजे में पूछा, सच कह रहे हो? मैंने कहा मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? शुक्रिया जी। उसने बेतकल्लुफी से आगे होकर मेरे गाल पर बोसा दिया और फिर सीधे होकर कार आगे बढ़ा दी। उसके बाद कैंप के आने तक हमने उस मौजू को नहीं छेड़ा और इधर उधर की हाँकते रहे। कैंप में पहुंचते ही उसने मुझे कार से उतरने से पहले कहा, जी यकीनन तुम आज के वाक़ये का जिक्र किसी से नहीं करोगे। मैंने कहा बेशक, और मैं कार से बाहर निकल आया। मुझे कमरे के दरवाजे तक पहुंचाकर उसने अलविदा कहा, मगर जाते जाते वो अपनी सकाफत पर अमल करना नहीं भूली थी। सरदार कंप्यूटर पर स्नाइपर से मुताल्लिक एक फिल्म दिख रहा था। मुझे अंदर दाखिल होता देखकर वो चहका, शुक्र है तुम्हें अपनी जैनी से फुर्सत मिली। मैं तो सोच रहा था शायद सुबह ही वापसी होगी। मैंने कहा फजूल की ना हाँका करो यार, और मैं जूतों के तस्मे खोलने लगा। बोला वैसे जीशान भाई, इसी को डेट पर जाना कहते हैं ना। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और मैं फीकी मुस्कुराहट के साथ वॉशरूम में घुस गया। अगला हफ्ता बगैर किसी खास वाक़े के गुजर गया। इस दौरान एक दफा लीजोना से तफसील से बात हुई। उसे फार्म हाउस वाली बात बताए बगैर मैंने उसके उन खदशात के बारे में इस्तफसार किया जो उसने सरदार की ज़बानी मुझ तक पहुंचाए थे। जवाबन उसने बताया कि उसने जेनिफर की किसी से होने वाली मुबहम सी गुफ्तगू सुनी थी और उस वक्त जेनिफर मुझे राजी करने की हामी भर रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि लीजोना वॉशरूम में है और कमरे के अंदर उसने ये बात बताने से इसलिए मना किया था कि हमारे कमरों में खुफिया कैमरों की मौजूदगी के शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।